हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट टर्म गुड पर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आपको हम जो स्टेप बताने जा रहे हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। फ्रिक्शन चैप्टर जो आपको चल रहा था न्यूटन्स लॉ में के बाद, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है। लिसन, उसका नेटवर्क बिजी होगा सर। लिसन, दिस इज ए टेबल और इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टेबल पर अगर पुट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड काम करता है, W = mg। जब ऑब्जेक्ट को टेबल पर पुट करेंगे तो इस टेबल का रिएक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड काम करता है, जिसको हमने R से शो कर दिया। ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, तो याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहला स्टेप आप लेंगे R = mg, फर्स्ट स्टेप, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये फर्स्ट कंडीशन आप याद रखेंगे। सेकेंड कंडीशन, सपोज कर लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी की टेंडेंसी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने की होती है। और आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर ये टेबल यदि रफनेस है तो अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी फोर्स के डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट अपोजिट आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सपोज कर लीजिए, अब सपोज कर लीजिए कि ये पूरा सिस्टम, अगर सपोज कर लीजिए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, हमने बॉडी पर फोर्स भी अप्लाई किया है, फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अप्लाइड फोर्स जो होगा वो एफएस के क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर यदि बैलेंस कंडीशन पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उस तरह से फोर्स को आप बैलेंस करेंगे। अब आइए सपोज कर लीजिए कि आपने बॉडी पर फोर्स लगाया है और बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए से जो है मूव कर रही है। अगर मूव कर रही है तब क्या होगा, तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो रिएक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन जो आपने फोर्स इधर लगाया है और इस फोर्स के वजह से बॉडी जो ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो यहां पर सॉल्व करने के लिए पहले इस पर नेट फोर्स निकालेंगे, और नेट फोर्स का मतलब कि अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करेंगे, तो ये होगा F माइनस एफएस, ये नेट फोर्स हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सीलरेशन, इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। तो याद रखिए, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तो वहां पर आप इस कंडीशन से जो है मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने फोर्स भी अप्लाया और बॉडी रेस्ट कंडीशंस में है, तब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये कंडीशन आपका अप्लाई होगा। तो देखिए हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में इस तरीके से प्रॉब्लम आएंगे और वहां पर आप फोर्स को बैलेंस करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको हम बता रहे हैं कि हाँ हेलो सर, अगर वर्टिकली अपवर्ड रहेगा या मतलब कुछ थीटा एंगल पर रहेगा तो क्या करेंगे? हेलो सर वर्टिकली अपवर्ड में रहेगा सर, या कोई थीटा एंगल पड़ेगा तो क्या करेंगे सर? ऑब्जेक्ट अगर एंगल पर रहेगा तो थीटा एंगल पर सर, नहीं तो सर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सपोज कर लो कि बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर है। चलिए ये देखिए आप, ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। सपोज कर लीजिए कि यहां पर बॉडी आपका रखा गया है, ठीक है।
इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा। ये इस बॉडी का वेट हो गया W इज इक्वल टू mg, mg। और इसका रिएक्शन फोर्स ये हो गया, ये हो गया रिएक्शन फोर्स, और ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा। इस वेट को जो है, वेट जो W इज इक्वल टू mg है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। तो आप बताओ कि जब इस ऑब्जेक्ट पर आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को दो पार्ट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस mg का इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा, और ये लाइन जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। तो रियल में क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है mg cos थीटा को बैलेंस कर गया, mg cos थीटा को बैलेंस कर गया। फिर भी इस पर ये फोर्स तो बचा हुआ है, ये फोर्स इस बॉडी को डाउनवर्ड मोशन कराने की कोशिश करेगी। तो जब ये बॉडी डाउनवर्ड अगर मोशन करा रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये बॉडी अगर ये रेस्ट कंडीशंस में है, सपोज कर लीजिए कि ये बॉडी अगर रेस्ट कंडीशंस में है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mg sin थीटा के इक्वल्स हो जाएगा। लेकिन किस में, ये रेस्ट कंडीशंस में है तब, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशंस में है तब। लेकिन अगर मान लीजिए कि बॉडी रेस्ट नहीं है, अगर बॉडी डाउनवर्ड अगर मोशन कर रही है, डाउनवर्ड अगर मोशन करना स्टार्ट कर दिया है, ये कंडीशन आप लेंगे जब बॉडी ये रेस्ट कंडीशंस में होगी, तब ये r mg cos थीटा को बैलेंस कर जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस कर जाएगा। ये आपका कंडीशन बनेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अगर ये बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर दी, तो तब आप कैसे फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो r तो mg cos थीटा के इक्वल होगा mg cos थीटा, लेकिन बॉडी डाउनवर्ड जब मोशन कर रही है, तो इसका मतलब कि mg sin थीटा जो है ग्रेटर है और fs स्मॉलर है। इसीलिए अब नेट फोर्स निकालेंगे, और नेट फोर्स होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस fs, ये नेट फोर्स हो गया। mg sin थीटा में से fs को माइनस करेंगे तो इस बॉडी पर डाउनवर्ड नेट फोर्स निकल गया, और इसी नेट फोर्स से ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखा आपने, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो इस तरह से फोर्स को बैलेंस करेंगे, अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो उस समय इस फोर्स को इस तरह से बैलेंस करेंगे, और इसके बाद आप मैथमेटिकली जो है सॉल्व करके जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। तो ये जो कंपोनेंट जो ब्रेक किए हैं वो इनप्लेन और प्लेन के डायरेक्शन में क्यों किए हैं? हेलो, कंपोनेंट जो ब्रेक किए हैं ना, हाँ हाँ, तो उसको इनप्लेन प्लेन के पैरेलल क्यों ब्रेक किए हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर भी आप देखो यहाँ से, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, सपोज कर लो वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, तो वेक्टर ए का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा ए cos थीटा, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स ए sin थीटा। शायद ये आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंतर्गत। तो जब ये स्टेप आपने पढ़ा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर वेट mg जो है इस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा, और इस पर ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गया mg sin थीटा हो गया। तो इस तरीके से हमने वेट mg को टू पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। चलिए अब आगे इसी पर आइए। सपोज कर लीजिए कि आपके सामने दो इक्वेशन मिल गया, और आपसे कहा जाए कि आप जो है इस एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करें आप। तो एक्सेलरेशन के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कैसे आगे बढ़ाएंगे आप देखिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड mg sin थीटा माइनस fs को आप म्यू एस आर लिख सकते हैं। आपको बताया गया है, ये बताया गया है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू एस आर के इक्वल्स होता है, जहां पर म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और आर जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है।
तो ये हो जाएगा सर म्यू इसका कोई वैल्यू भी होता है? नहीं, ये इसका डिफरेंट सरफेस के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है, यानी सर गिवन रहेगा वो ना? हाँ, ये गिवन रहेगा आपको प्रॉब्लम में। अब देखिए यहाँ पर mg sin थीटा माइनस म्यू एस, और इस r की जगह पर आप वैल्यू लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो r की जगह वैल्यू आपने लिख दिया mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू, ये हो गया। देखिए यम इसमें भी है, यम इसमें भी है, यम इसमें भी है, डिवाइड बोथ साइड बाय यम से हमने डिवाइड कर दिया। यहां से g sin थीटा माइनस म्यू एस जी cos थीटा, जी हम कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा इज इक्वल टू ए। तो आपने देखा इस तरीके से मैंने एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस एक्सीलरेशन से जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मोशन करेगी। ये हो गया आपका वैल्यू। तो आपने देखा कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वहां पर सॉल्व करके इस तरीके से आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर अभी ये तो समझ में नहीं आया सर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। उसको इंक्लाइंड प्लेन के ही वेक्टर में सिर्फ ब्रेक करेंगे क्या? दूसरे मतलब एक्सिस पे नहीं ब्रेक कर सकते हैं क्या? जो ये थे। अब आइए आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड मोशन। आइए देखते हैं कनेक्टेड मोशन। एक हमने प्रॉब्लम लिया कनेक्टेड मोशन। सपोज कर लीजिए ये एक व्हील है, व्हील जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। इस व्हील पर एक हमने कार्ड को लगा दिया। देखिए ये कार्ड हो गया, कार्ड मतलब रस्सी, ठीक है। और इस कार्ड के दोनों एंड पर हमने दो ऑब्जेक्ट को जो है यहां पर सस्पेंड कर दिया। देखिए ये एक व्हील जो इस सपोर्ट से हैंग कर दिया गया। ये व्हील अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है। इस व्हील से एक कार्ड को सस्पेंड किया गया। इस कार्ड के दोनों एंड पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट M1 M2 समझ में नहीं आ रहा है। हेलो आ रहा है सर। हेलो क्या बोल रहे आवाज हैं? ठीक है सर, आ रही है आवाज। आवाज पहुंच रही है? वॉइस क्लियर है सर। यस सर, वॉइस क्लियर है सर। ये एक आपका व्हील है, जो व्हील इससे सपोर्ट हैंग कर दिया गया है। इस व्हील पर एक रस्सी को मैंने क्या कर दिया, हैंग कर दिया इस पर। और रस्सी के दो एंड होगा, दोनों एंड पर दो ऑब्जेक्ट को मैंने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। समझ में आ रहा है? अरे ठीक उसी तरह से जैसे कुएं से आप पानी खींचते हो ना, तब कुएं पर एक व्हील लगा होता है, एक रस्सी लटकाते हो जिसमें एक बाल्टी बंधी होती है, और बाल्टी को पानी के अंदर ले जाते हो। तो पानी के अंदर ले जाते हो तो वो ये वेट हो गया और उसको आप खींच रहे हो। तो ठीक वही सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया गया है कि ये एक व्हील है और ये व्हील को यहाँ से हैंग कर दिया गया। फिर इस पर व्हील पर एक कार्ड को सस्पेंड कर दिया, और कार्ड को सस्पेंड करने के बाद M1 M2 दो ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि उस कार्ड को जहां से हैंग किए हो उसके तरफ टेंशन फोर्स काम करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का टेंशन अपवर्ड काम करेगा T, और इसका भी टेंशन अपवर्ड काम करेगा। अब देखिए टेंशन क्या होता है? टेंशन इज ए फोर्स। टेंशन का मतलब फोर्स है, जिसको जनरल लैंग्वेज में खिंचाव कहते हैं।
समझ में आया? तनाव सर। जैसे जैसे एक तनाव सर। तनाव, जैसे जैसे एक रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो रस्सी भी आपको अपनी तरफ पुल करेगी। तो आपके फोर्स Yes, के sir. अपोजिट जो फोर्स लग रहा है वही टेंशन फोर्स है। तो टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, खिंचाव, तनाव जिसको कहते हैं। तो आप बताओ कि ये रस्सी जब इस पुली से सस्पेंड किया गया है तो इस पुली के अपवर्ड डायरेक्शन में इन दोनों ऑब्जेक्ट का टेंशन फोर्स काम करेगा जो इक्वल होगा, और हमने टी और टी सपोज कर लिया। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है तो इसका वेट डाउनवर्ड m1 जी काम करेगा। इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है तो इसका वेट डाउनवर्ड m2 जी आपका काम करेगा। यहां पर एक कंडीशन मैंने आपको ले लिया कि m1 इज ग्रेटर देन m2, सॉरी m2 इज ग्रेटर देन m1, इसको मान लो, इसको हम ग्रेटर और इसको स्मॉलर मान लिया। Yes, sir. सपोज कर लेते हैं कि ये मास जो है इस मास से अधिक है, तो कंफर्म है कि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा और ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाएगा। इसका मतलब कि जो पुली का रोटेशन है इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये Clockwise, sir. Clockwise, sir. इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मान लिया कि ये पुली किस Yes, एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है? A acceleration. एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है। ए चलो से अब Yes. हमारा फिगर सेट हो गया। जब फिगर Yes, सेट हो sir. गया तो अब हमको, मैंने पहले ही बताया था कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। तो पहले तो फिगर पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सों को मैं डायग्राम द्वारा सेट करेंगे, लिख लेंगे। और डायग्राम को Yes, सेट sir. करने के बाद उन फोर्सों को बैलेंस करते जाएंगे। बैलेंस करने के बाद इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम कैसे इसको बैलेंस कर रहे हैं। आप ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रही है, जैसा कि मैंने Yes, लिखा है sir. कि इसका वेट अधिक है और इसका वेट कम है, तो Yes, ये sir, ऑब्जेक्ट upward जाएगी। अपवर्ड जाएगी और ये डाउनवर्ड आएगी। तो जब अपवर्ड जा रही है Yes. तो टेंशन अधिक होगा और m1 जी आपका स्मॉल होगा, याद रखिए, क्योंकि ये sir. टेंशन Yes, ग्रेटर sir. होगा। तो इस पर नेट फोर्स निकालेंगे आप तो T माइनस m1 जी, ये इस पर नेट फोर्स निकल गया। और नेट फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका मास into m1 है acceleration. और m1 इनटू a एक्सीलरेशन हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, देखा आपने। इस पर आ जाइए। Yes, sir. ये आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि इसका वेट अधिक है और इसका टेंशन आपका कम है, इसलिए इस पर नेट फोर्स जब आप निकालेंगे तो m2g में से आप टेंशन को E माइनस करेंगे। तो ये नेट Tension- फोर्स हो गया। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसका मास m2 है तो ये हो जाएगा m2 इनटू a। आपने Equation देखा second. कि मैंने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन से कहा जाए कि फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन, क्वेश्चन दे दिया जाए इसी फिगर पर कि फाइंड द टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करो। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमने नोट कर दिया यहां पर आइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे आप, तो ये टी इस टी से कैंसिल होगा। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका बचेगा m2g और यहाँ बचेगा आपका वैल्यू माइनस m1g इज इक्वल टू, M1G और यहाँ पर m1a प्लस m2a M2A ये हो गया। इसमें से आप g M और G m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, ये कॉमन ले लिया हमने। अगर a का वैल्यू निकालते हैं तो m1 प्लस m2 से इसमें डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। प्लस M2। तो आपने देखा कि इस तरीके से मैंने फोर्स को बैलेंस किया, और फोर्स को बैलेंस Yes, करने sir. के बाद इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फिर आपसे पूछा जाए कि नहीं आप टेंशन भी बताओ कि टेंशन कितना लग रहा है। समझ में नहीं आया। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया? हेलो, सर वो यहाँ पे टेंशन माइनस किया है और यहाँ पे टेंशन में से माइनस किया है। ये बताओ कि हमने वही नहीं समझ में। बताया नहीं है कि क्यों हमने माइनस किया है। ये बताओ कि यहाँ पर Balance करेंगे। जब ये बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तो इसका मतलब कि टेंशन ग्रेटर है और m1 उसका वेट क्या है, स्मॉलर है, कम आप है। इस पॉइंट को देखो, m2 ग्रेटर देन m1 हमने यहाँ पर सपोज किया है कि m2 m1 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि m2 जब m1 से ग्रेटर है तो इसका वेट इसके वेट से ज्यादा है, तो ये बॉडी डाउनवर्ड आएगी और ये बॉडी
अपवर्ड जाएगी। Upward. जब ये बॉडी अपवर्ड जाएगी तो टेंशन ग्रेटर होगा और उसका वेट स्मॉलर होगा, इसीलिए इस पर नेट फोर्स निकालोगे तो टी में से m1g को माइनस T करोगे। माइनस M1G G ग्रेविटेशनल होगा ना सर? हाँ, अब सुनो, ये बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब कि इसका वेट ग्रेटर है और टेंशन आपका स्मॉलर है, इसीलिए इस पर नेट फोर्स निकालोगे तो m2g अधिक में से है। t को माइनस करोगे आप, इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया। अब बोलो कहाँ डाउट हो रही है? और पुली पे सर जो फोर्स नहीं लग रहा है कोई पुली पे? क्या चीज? पुली पर कॉर्ड है सर, एक्सीलरेशन फोर्स लग टेंशन नहीं लग। ये बताओ कि पुली पर जो है आपका टोटल टेंशन फोर्स तो लगेगा ही। ये बताओ कि ये टी और ये टी किधर जा रहा है आपका? अपवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों, यस सर। तो ये अगर देखा जाए कि इस पुली पर भी तो प्रेशर पड़ेगा। ये तो मैंने कार्ड को लेकर हाँ के सर, वही कुछ सोचा आपको टी और टी लेकर के, लेकिन अगर पुली की तो बात अभी हमने नहीं किया, क्योंकि इसको तो अभी आगे चल करके अभी बताएंगे। अभी तो आपको इक्वेशन बैलेंस करके मैंने बताया कि इसमें जो जब इसका वेट ग्रेटर है और इसका वेट स्मॉलर है तो ये पुली आपका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है ए एक्सीलरेशन से। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन एंड टेंशन? तो पहले तो आप इस पर D2 करो कि आप एक्सीलरेशन और टेंशन से कंफर्म हो या नहीं हो। आप एकदम कंफर्म है। कंफर्म हो? एकदम चलो, टेंशन फिर हम कंफर्म है। फिर हम आगे चलते हैं, आपको स्टेप बताते हैं। देखो, टेंशन हो गया है सर जी। जब एक्सीलरेशन मैंने निकाल दिया तो आप क्या करोगे? इस एक्सीलरेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। आप कैसे करके सॉल्व करोगे आप देखो। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए A into इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए की जगह ये वैल्यू पुट करोगे आप। M2 माइनस M1 m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू इसमें g से मल्टीप्लाई है आपका। P इज इक्वल टू ये m1g को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। m1 ब्रैकेट में m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। देखो ये m1 है आपका, तो m1g यहाँ भी है, m1g यहाँ भी है, दोनों में से m1g को आप कॉमन ले लो, यहाँ वैल्यू 1 होगा और यहाँ m1g को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 प्लस m2। ठीक यस सर, समझ में आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा m1g और यहाँ इसको एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 यस सर प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल हो गया तो m2 और m2 मिलकर के 2m2 होगा और 2m2 से m1g में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको वैल्यू मिलेगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए यस सर। इस तरीके से हमने Yes, टेंशन sir. के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए Tension समझ अगर में। कोई प्रॉब्लम अगर यदि इस पुली पर अगर है तो पुली पर इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए सर उस पुली पर सर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाया ना सर। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिया गया क्योंकि पुली जो है पुली फ्रिक्शनलेस है, पुली चिकनी है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इग्नोर है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सर रस्सी तो स्लाइड कर देगा ना सर जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो सर। क्या चीज? अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है सर पुली पे तो सर रस्सी तो स्लाइड कर देगा सर, उस पर तो रहेगा नहीं ना सर। अब सुनो यहाँ पे जितना मैंने ये बताया कि यहाँ पर मोशन पुली से कराया जा रहा है और पुली पर फ्रिक्शन काम करेगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसीलिए पुली आपकी चिकनी होती है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर जाएगी, टर्न कर जाती है। तो ये यस सर समझ गए सर। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो फ्रिक्शनलेस पर आपको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इग्नोर है, फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर मान बाय द वे अगर कुछ काम भी करता होगा तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के दौरान आपका इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि जब भी अगर पुली से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो निश्चित है कि पुली सॉफ्ट होगी, उसका सरफेस सॉफ्ट होगा, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आपका इग्नोर होगा वहां पर, क्योंकि जानते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। इफ द सरफेस इज स्मूथ देन फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी वेरी लीस्ट, दैट विल बी सपोज टू बी इग्नोर, हम उसको इग्नोर कर देंगे।
उसको इग्नोर कर देंगे। अगर सरफेस यदि रफ है तब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स आपका काम करेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आप देखो। चलिए हमने कनेक्टेड मोशन की बात किए हैं, अब दूसरा कोई स्टेप हम आपसे लेते हैं कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड। सर कब जीरो होता है? अब जीरो होता है क्या ठीक है चीज? सर, जय हिंद। क्या चीज जीरो? बोलो। हेलो। जी सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ नहीं पूछा यार। अब इधर देखो आप, हेलो। हाँ हेलो। इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखो आप, ये एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल पर रखा गया। चलो हमने टेबल को स्मूथ मान लिया। जब टेबल को स्मूथ मान लेंगे तो आप समझ जाओगे कि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर इग्नोर है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिया जाएगा, बहुत कम लगेगा। हाँ। तो देखो ये टेबल स्मूथ है और इस स्मूथ सरफेस पर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुल किया है, मतलब पुल किया गया है, यहाँ पर पुट किया गया है, तो इसका वेट किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड करेगा। और ये ऑब्जेक्ट जब इस टेबल पर पुट किया गया है तो इस टेबल का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड काम करेगा। और इसका अगर मास, अगर इसका मास m सपोज कर लेते हैं तो W इज इक्वल टू mg होगा। अब जरा ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट को एक हमने कार्ड ले लिया और कार्ड से इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर दिया, टाइट कर दिया, इसको बांध दिया, और इस हम कार्ड को जो है इस पुल्ली से ला करके, ये पुल्ली है, इस पुल्ली से हैंग कर दिया हमने, और हैंग करने के बाद यहां पर एक ऑब्जेक्ट को हमने सस्पेंड कर दिया। चलो इसके मास को m1 सपोज कर लिया, इसके मास को m2 सपोज। अब बताओ कि इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा m2 जी? यस सर। जब ये कार्ड है, जब ये पुली से होकर के पास कर रही है तो इस कार्ड का दोनों तरफ का टेंशन इस पुली की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि ये पुली, ये कार्ड जो है इस पुली से होकर पास कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का दोनों का टेंशन टुवर्ड्स द पुली, पुली की तरफ होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाँ हेलो, अब ये क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम को देखो, कंफर्म है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द पुली की तरफ मूव करेगा, और ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा। यस सर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो क्योंकि यहां पर इस ऑब्जेक्ट का, हाँ हेलो सर रिपीट हो रहा है सर भाई, इनको हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखो, इसी पर आपको जो है हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड होगा और ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द पुली मूव करेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट पुली की तरफ मूव करेगा और ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा। तो आप बताओ कि जब ये ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड यानी पुली की तरफ मूव कर रहा है तो कंफर्म है कि इसका टेंशन से मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स तो इसके वेट को बैलेंस कर गया, R और mg दोनों मिलकर के 0 हो गया, और चूंकि ये स्मूथ सरफेस है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है और वो लग रहा है आपका टेंशन। इस टेंशन से ही ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। टेंशन तो जब मूव कर रहा है तो पुली का रोटेशन इस तरह से है, तो इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो केवल टेंशन की वजह से मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू m1 इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ये फोर्स हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, और ये एक्सीलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आइए, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि इसका वेट ग्रेटर है और टेंशन कम है, तो नेट फोर्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा m2g माइनस t इज इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। देख लिया आपने, हमने ये फोर्स को बैलेंस कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके, जैसा कि मैंने अभी सिंप्लीफाई किया था, उससे सिंप्लीफाई करके ए और टी का वैल्यू निकाल दोगे आप,
कहोगे कैसे निकल सकता है, तो इस टी के वैल्यू को यहां रख दो, पुट कर दो, पुट करोगे तो सॉल्व करने पर एक्सलेशन का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उसी एक्सलेशन के वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखा आपने कि मैकेनिक्स में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आइए इसी में हम थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं। अब इस स्मूथ को हटा करके हमने रफ कर दिया इस सरफेस को। सपोज कर लो कि अगर सरफेस रफ हो गया तो कंफर्म हो गया कि इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। समझ में आया? क्योंकि जब बॉडी इधर मूव करेगी तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। उस समय अब यहां पर फोर्स बैलेंस करने का कंडीशन चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि टी में से हम एफ को माइनस करेंगे, टी माइनस एफ एस, ये नेट फोर्स हो गया, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी m1 इंटू ए, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। आप चाहेंगे तो इसी में और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, एफ एस को आप न्यू एस आर लिख सकते हैं आप, और टी माइनस न्यू एस, और आर का जो वैल्यू होगा वो एम जी के क्या होगा, इक्वल्स होगा, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन फोर्स उस बॉडी के वेट के इक्वल होगा। जी समझ में आया? तो इसका मास m1 माने है तो इसका वेट m1 जी होगा, तो r की जगह लिखेंगे m1 g इज इक्वल टू m1 a, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ आपका। उसके बाद क्या करेंगे कि आपका ये बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो यानी वेट ग्रेटर एंड टेंशन स्मॉलर, तो नेट फोर्स होगा आपका, नेट फोर्स m2g माइनस t इज इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखिए अगर किस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू कर दिया तो तब आप फोर्स को इस तरीके से बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद आप जो है एक्सेलरेशन एंड टेंशन के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुआ? और बताइए सर थोड़ा इधर का इक्वेशन जो बनाया सर। इधर देखो, अगर हम इस सरफेस को अगर रफ मान ले तो कंफर्म हो गया कि बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर हम इस पर नेट फोर्स निकालें तो हम टी में से एफ एस को माइनस करेंगे। आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने टी में से एफ एस को क्यों माइनस किया, इसलिए कि बॉडी तो किधर मूव कर रही है, राइट साइड मूव कर रही है। तो जब राइट साइड मूव कर रही है तो कंफर्म हो गया कि टेंशन जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर है, तो नेट फोर्स जब भी निकालेंगे तो टेंशन में से एफ एस को माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स निकल गया। और न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, टी माइनस और एफ एस का वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर होता है, तो म्यू एस आर इज इक्वल टू m1 a, और आर का वैल्यू जो होगा वो m1 g के इक्वल्स होगा। डायग्राम आप देख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जो है उसके वेट के इक्वल्स होगा। तो आर की जगह m1 g लिख दिया इज इक्वल टू m1 a, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आता है सेकेंड स्टेप, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका वेट ग्रेटर है और टेंशन आपका स्मॉलर है, तो m2g में से t को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स निकल गया, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से दो इक्वेशन आपके सामने बन गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, और बाय द मैथमेटिकली यू कैन सिंप्लीफाई बाय दीज टू इक्वेशंस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड t। सर अगर जो स्मूथ सरफेस था उसमें अगर m2 का मास अगर लाइटर हो m1 से तो क्या होगा? तो यही फिगर न बनाए थे हम। यस अच्छा, आप ये क्या कहना चाहते हो, आप बोलो। आप ये कहना चाहते हो कि ये बॉडी लाइटर है, m2 का मास लाइटर। यस सर। अच्छा जरा इधर सुनो, M1 इधर सुनो आप। M1 का हेवियर हो। सपोज कर लो कि इस बॉडी का इस पर ये रिएक्शन फोर्स आर काम कर रहा है और इसका वेट आपका m1 जी नीचे काम कर रहा है, इसका वेट m2 जी आपका नीचे काम कर रहा है। हमने कहा है कि ये नीचे आ रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। आप कहते हो कि अगर इसका मास इसके मास से कम हो जाए, यही ना कहना चाहते हो। आप बताओ कि अगर ये m2 m1 से क्या है, कम है। हमने मान लिया कि m2 m1 से कम है, चलो आपके अनुसार m2 इज लेस देन m1, यानी m2 m1 से कम है।
इसका मतलब कि इसका वेट जो है, यानी इसका वेट इसके वेट से भी कम होगा। अब Yes, sir. ये है कि इसका जो कुछ भी वेट हो, चाहे स्मॉल हो, इसका वेट इससे कम हो या अधिक हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इसका वेट जो है ये रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर जाएगा। ठीक है सर। अब इसका मोशन में जो है इसके वेट का कोई रोल ही नहीं है। सर रिएक्शन फोर्स क्या है? बारह समझ में आ रही है, क्योंकि जो बॉडी मोशन कर रही है उसमें इसके वेट का कोई रोल ही नहीं काम कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर गया। कंफर्म है कि इस पर आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका 0 है, क्योंकि इस सरफेस को स्मूथ मान लिया गया। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शंस में मूव करे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। If we applied the force on the body, then the body move in the direction of force. अगर इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी की टेंडेंसी है कि वो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये कभी भी अपवर्ड नहीं जा सकती है, भले इसका वेट इससे कम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये कभी ऊपर नहीं जा सकती है। हमेशा जब भी मूव करेगी तो यही बॉडी इस डायरेक्शन में, यानी अकॉर्डिंग टू टुवर्ड्स द पुली, यानी ये ऑब्जेक्ट पुली की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इस पर आपका राइट साइड में ही केवल फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा, या इस बॉडी पर कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा, केवल एक टेंशन लग रहा है। तो जब बॉडी पर राइट साइड में टेंशन लग रहा है तो चाहे इसका मास इससे कम हो या इससे अधिक हो, हमेशा इस बॉडी की टेंडेंसी होगी टू मूव टुवर्ड्स द पुली। इसीलिए हमेशा हम T = m1a को लेकर के चलेंगे। बात समझ में आ रही है? टेंशन क्या है? टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ये टेंशन एक तरह से फोर्स है जो स्प्रिंग द्वारा लगा है। ये स्प्रिंग है, एक रस्सी है, जिस रस्सी से इस ऑब्जेक्ट को बांधे हैं। तो जब बांधे हैं तो ये रस्सी, ये ऑब्जेक्ट, यानी ये रस्सी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस रस्सी को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब कि ये रस्सी जब इस ऑब्जेक्ट से बंधी है तो ये रस्सी में आपका खिंचाव काम करेगा। खिंचाव जिसको हम कहते हैं कि तनाव काम कर रहा है आपका। जैसे आपने देखा होगा कि एक रस्सी को कहीं से बांध करके उसको अपनी तरफ खींचो या एक ऑब्जेक्ट को लटका दो, तो जब लटका दोगे तो ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन वेट के जस्ट अपोजिट उस रस्सी में तनाव काम करता है। इसको हम टेंशन कहते हैं, और रियली टेंशन इज द फोर्स, एंड फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन टेंशन इज इक्वल टू द वेट। जैसे देख लो यहाँ पर, यह एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, और इस रस्सी को बांध करके हमने एक रस्सी से लटका दिया ऊपर, एक रस्सी से इसको यहां से हैंग कर देंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगा, खिंचाव, और ये डाउनवर्ड इसका करेगा। अगर R और W दोनों इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगा, रेस्ट कंडीशंस में होगा, याद रखिएगा। अगर R इज द रिएक्शन फोर्स, R रिएक्शन फोर्स है एक तरह से। अब इधर देखो, R को हटा दो, यहाँ पर T है, यहाँ पर T = W। यही आपका जो है टेंशन जो है इसके वेट को बैलेंस कर गया। अगर सपोज कर लेते हैं कि W इज ग्रेटर देन T, अगर वेट इस टेंशन से ग्रेटर हो गया तो तुरंत बीच से रस्सी टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। देखा होगा आपने, एक रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को बांध करके उठाने की कोशिश तो रस्सी टूट जाती है। इसका मतलब कि वेट अधिक है और टेंशन क्या है? टेंशन कम है। तो इस तरीके से आपका जो है सिंप्लीफिकेशन होगा। सर ये जो फर्स्ट कंडीशन बताया है सर, जिसमें M1 सर ग्रेटर हो जा रहा है सर, फिर भी सर वो मूव कर रहा है सर। हाँ हाँ। तो कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है सर कि बॉडी रेस्ट में हो जाए सर? यस सर। अब ऐसा है कि वो कंडीशन जब आएगा तब तो आपके सिस्टम, हमने तो अब स्टेबिलिटी की बात किया कि अगर ये स्मूथ सरफेस है, आप बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो कंफर्म है कि इस बॉडी का कंडीशन इस डायरेक्शन में मूव करने की होगी, लेकिन हो सकता है कि अगर ये बताओ कि इसी को हम यहां रख दे, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले करके चले जाए और ये और ऊपर चला जाए, तो ये आपका मोशन न भी हो सकता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि हम कहां बॉडी को रखेंगे तो मोशन हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है। ये लॉजिक क्वेश्चन नहीं है। बात हो रही है कि जब इस बॉडी पर जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो इस बॉडी की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मोशन करने की है। अगर मोशन करेगी तो फिर कैसे आप मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? अब वो रेस्ट होगा तो वो अलग चीज हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट कंडीशंस में है तो रेस्ट कंडीशंस में है तो इसका मतलब कि चेंज कर देंगे ना रुको, अगर ये बॉडी रेस्ट कंडीशंस में है तो कंफर्म है कि इसका जो टेंशन काम कर रहा है उसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो कंफर्म है कि वहां पर हमें फ्रिक्शन फोर्स को लेना पड़ेगा, तब वहां फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है।